अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी हुकूमत फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट शहीर हैदर सियालवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ी पार्टी के चेयरमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आप हमारे पास आए, हमारे स्टूडियो में आए। हमारे लिए बड़ी, जिसे कहें कि आपके हम शुक्रगुजार हैं। अच्छा, सबसे पहले तो सर हम बात करेंगे आपसे कि आजकल बड़ी एक डिबेट छिड़ी हुई है। जो डिबेट, अब पहले तो कहा जाता था कि वो चहमगोइयाँ होती थी, किसी ड्राइंग रूम में बात होती थी, लेकिन एक वज़ीर दाखिला और वो भी इतना पावरफुल कि जिसके बड़ी शख्सियत से डायरेक्ट ताल्लुकात हों और सब कुछ, आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, वो आकर ये बात करे कि ये चल नहीं पा रहा, ये जो मौजूदा सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो कोलैप्स हो गया है, ये चल नहीं पा रहा। और फिर वो साथ ही कहते हैं कि हमें मज़ीद सूबों की ज़रूरत है। लेकिन जब वो ये बात करते हैं और इस बात में उस हकीकत भी है, इस बात में वो सच्चे भी हैं कि वाकई एक तो ये निज़ाम कोलैप्स हो गया, दूसरा चल नहीं पा रहा, इसको ज़रूरत भी है। लेकिन एक बहुत बड़ी जमात जो सिंध की जमात है, वो ना सिर्फ एक नारा लगाते हैं, मरसो मरसो सिंध ना देसो, तो और वो दूसरा, क्यों इस नारे की हिस्ट्री क्या है, वो क्यों सिंध को इस तरह जकड़ कर बैठे हुए हैं कि वो समझते हैं कि और कोई यहाँ पर नहीं आ सकता, और ना पंजाब को डर, ना दूसरी जमातों को डर, सिंध को और या इनको क्या डर है पीपल्स पार्टी को इसका? मरसू मरसू सिंध ना देसूं, ये नारा होश मोहम्मद शेदी रहमतुल्लाह अलैह का था। कमरानी कबीले से इनका ताल्लुक़ था और होशू शेदी इन्हें कहा जाता था। हमारी पार्टी के जितने भी जलसे होते हैं उसमें लिखा होता है मरसू मरसू सिंध ना देसूं, मरसू मरसू पाकिस्तान ना देसूं। कि इन जागीरदारों, इन चोरों, इन डाकुओं, इन वटेरों, जिन लोगों ने अंग्रेज़ सरकार से अपनी जागीरें ली थी, जिन्हें दस्तारें अंग्रेज़ सरकार ने पहनाई थी 1920 की तहरीक खिलाफत में मुसलमानों से बगावत के अवज़, 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों की गद्दारियों के अवज़, इन लोगों से सिंध को आज़ाद कराना है, इन लोगों से पाकिस्तान को आज़ाद कराना है, इन लोगों से पंजाब को आज़ाद कराना है, इन लोगों से बलूचिस्तान और केपी को आज़ाद कराना है। ये नारा लगाने वाले होश मोहम्मद शेदी थे, जो ताजे बरतानिया के ख़िलाफ़ लड़े थे। और जब ताजे बरतानिया सिंध पे काबिज़ होने लगा तो उस वक़्त उसके ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया, अलम जहाद बुलंद किया और फांसी के फंदे को चूमा। ये वो लोग थे जिन्होंने मौत को गले से लगाया। और जनरल चार्ल्स जेम्स ने, जो मुखालिफ फ़ौज का जर्नल था, उसने होशू शेदी को रहमतुल्लाह अलैह, उनको खुद दफन करवाया सरकारी एजाज़ के साथ, और कहा था कि हमारा दुश्मन था लेकिन दलेर आदमी था। और इसके साथ ही सोरे बादशाह पीर सिबगतुल्लाह खान पगाड़ा रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने ताजे बरतानिया के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान किया और उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया गया, हुर्स की उनकी फ़ोर्स थी। ये वो लोग थे जिनका यह नारा था मरसू मरसू सिंध ना देसूं, ताजे बरतानिया के ख़िलाफ़। फिर यही सिंध की अवाम थी जिसने सबसे पहले इल्हाक़े पाकिस्तान का नारा लगाया। इन लोगों ने सिंध मुस्लिम लीग बनाई। सिंध मुस्लिम लीग ने मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर करवाई कि हम पाकिस्तान चाहते हैं। और फिर मुस्लिम लीग की बुनियाद रखने वाले बंगाली थे। ये दो लोग थे। और फिर मुजाहिद अव्वल के फॉलोअर्स थे जिन्होंने कश्मीर से इल्हाक़े पाकिस्तान किया था। तारीख़ की सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी ढाका में, और जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी सिंध में, और उसके बाद पंजाब, केपी, बलूचिस्तान के लोग आके उनको शामिल हुए, बल्तिस्तान के, कश्मीर के लोग उनके साथ शामिल हुए, वही लोगों के जो वारिसीन थे, जो बानी थे, GM सैयद, वो फातिमा जना के अव्वलीन सफ़ों के मुजाहिद थे, और भुट्टो साहब डिक्टेटर की कैबिनेट के मेंबर थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज इस नारे को हाईजैक किया हुआ, मरसू मरसू सिंध ना देसूं, जो आज इलेक्शन से पहले नून लीग को कहते हैं उधर तुम इधर हम, तुम पंजाब संभालो हम सिंध संभालें। आज से 50 साल पहले इन्हीं के नाना साहब ने नारा लगाया था बंगालियों के लिए, उधर तुम इधर हम और मेरा पाकिस्तान दो लख्त हुआ था। पाकिस्तान को तोड़ने की धमकियां ये लोग देते हैं, पीपल्स पार्टी वाले। आज सिंध में जो भूख है, नंग है, अफलास है, प्यास है, उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और उसके साथ साथ सिंध की करोड़ों लोगों को इन लोगों ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चंदे के पैसों पे लगाया हुआ है। क्या ये उन्हें कॉटेज इंडस्ट्रीज़ नहीं दे सकते थे?
जिस मुल्क के तालीम का बजट 27 अरब रुपए, हेल्थ का बजट 65 अरब रुपए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 815 अरब रुपए है। क्यों? खैरात बांटने का बजट 9 मिलियन खानदानों को जो दिया जा रहा है, और 9 मिलियन का मतलब एक घर में 5 बंदा होता है, तो 4.5 करोड़ लोगों को उससे फैसिलिटेट करके ये बताया जाता है कि शायद शहीद मोहतरमा का ज़ाती पैसा है जो तुम लोगों को दिया जा रहा है, जो मेरे आपके और आम लोगों के टैक्स का पैसा है, और पाकिस्तान हमारा कर्जों पे पल रहा है। आप उस पैसे को 1 साल के लिए होल्ड करके, हम आए पाकिस्तान नजरियाती पार्टी वाले, हम बेनज़ीर इनकम को ख़त्म करके फातिमा जना इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये जो पैसा खैरात की मद में मिल रहा है, इस पैसे को कॉटेज इंडस्ट्रीज का मॉडल जो बांग्लादेश में है, जो चाइना में है, लोगों को, मेरे सिंध की माएँ बहनें बेटियाँ, मेरे पंजाब की माएँ बहनें बेटियाँ, वो काम करके इसी पैसे से ज्यादा कमा सकते हैं, अपना भी फायदा है, पाकिस्तान का भी फायदा। सब हर महीने की 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख हमारे इलाके के, हमारे सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब के केपी की माएँ बहनें बेटियां यूटिलिटी स्टोर के बगैर बाहर जाके धक्के खा रही होती हैं। सुबह का सूरज तुलू होता है, मगरिब तक बिल्कुल वो धक्के खा रही हैं। बिजली का बिल आपके घर में आता है, गैस का बिल आपके घर में आता है, हर किस्म का बिल आपके घर में आएगा, लेकिन बेनज़ीर इनकम का पैसा आपके घर में नहीं आएगा। उसके लिए लाइनों में लगना पड़ेगा। उस पर या नवाज शरीफ की तस्वीर थोपी हुई होगी या जरदारी की तस्वीर थोपी होगी, जो आटे का थैला आपको आपके अपने टैक्स के पैसों से मिल रहा है। ये फ्रॉड इस कौम के साथ किया जा रहा है, और ये ब्लैकमेल करते हैं हमारी रियासत को कि अगर हमें सिंध ना दिया गया, हर 5 साल बाद इलेक्शन हमें सिंध ना दिया गया, तो ये सिंधु देश की तहरीकों के हवाले हो जाएगा। हालांकि जितने काबिल लोग, जीएम सैयद लोग जैसे लोग थे जो पाकिस्तान के बानियों में से थे, उनको नाराज़ करने वाले यही साम्राज्य कुव्वतें थीं, यही वडेरे नवाब जागीरदार थे, वो कभी नाराज़ ना होते, आज इस नहज पे ना पहुँचते। तो आज जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स की बात होती है, आज जब लोगों की ज़िंदगियों को मुस्तहकम करने की बात होती है, तो इन जमातों को, मज़हब जो आपकी मुल्क पे काबिज़ जमातें हैं, इनका इक़्तिदार ख़तरे में होता है। और फिर ये वो कार्ड खेलते हैं, कोई मज़हब का कार्ड खेलेगा, कोई मसलक का कार्ड खेलेगा, कोई सिंध पंजाब का कार्ड खेलेगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि हर एक ने अपना अपना एक, जिसे कहें कि खाने का ज़रिया बनाया हुआ है मुल्क को सर्व करना, और ये आम लोगों के लिए सियासत तो होती है कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। यहाँ पता लगता है कि जो एमपी या एमएनए किसी पार्टी का टिकट लेके वो करोड़ों रुपए दे के बना है, और फिर वो अरबों रुपए कमाने चल पड़ता है। तो ये हमने देखा है इस मुल्क में, मतलब कि जो सियासत है आवाम के लिए तो नहीं हो पा रही। अच्छा, इस तमाम में आप देखें कि बहुत सारी, सभी देखें, पीटीआई तो चाहती है कि केपी के उन्हें मिल जाए, सबको अपना अपना मिल जाए, लेकिन जो जरदारी साहब हैं वो सख्त नाराज़ हैं इस टाइम, और इस बात से कि उनकी असल नाराज़गी क्या है इस तमाम में, असल वो नाराज़ किस बात से हैं? उन्हें क्या लगता है कि अगर पंजाब में पीएमएलएन समझती है कि वो सरवाइव कर जाएगी, या उनकी मजबूरी है, जो भी है वो भी आप अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ पीपल्स पार्टी ही इसको इतना खतरनाक क्यों समझ रही है अपने लिए? कज़ाफ़ी साहब, आप जब से पैदा हुए हैं और मैं जब से पैदा हूँ, हमारी उम्र में 1-2 साल की फ़र्क होगा, आप 1-2 साल बड़े छोटे होंगे मुझसे। आपने पंजाब में एक ही जमात को देखा है कब्जा करके बैठी हुई है, सिंध में एक ही जमात कब्जा करके बैठी हुई है, और 13 साल से जब से हमने शऊर की आंख खोली है, एक ही जमात खैबर पख्तूनख्वा पे बैठी हुई है, जिसने कप्तान चप्पल के अलावा 13 सालों में कुछ नहीं बनाया। और जब से हम पैदा हुए हैं और जब से पाकिस्तान बना है, टोटल 5-7 वडेरे हैं, और जो उनके आगे छोटे छोटे वडेरे हैं, वही चंद खानदान बलूचिस्तान पे हुक्मरानी कर रहे हैं। नून की गवर्नमेंट आए तब भी वो होंगे, पीपी की आए तब भी वो होंगे, किसी और कौम परस्त जमात की हुकूमत आए तब भी वो होंगे। अगर उन्हें हुकूमत दे दी जाती है तो पाकिस्तान जिंदाबाद है, अगर नहीं दी जाती तो वो पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं। 2 सगे भाई होंगे, एक सीनियर वजीर होगा, एक स्विट्जरलैंड में बैठा होगा, एक सीनियर वजीर होगा, एक पहाड़ों पे बैठा होगा, एक सीनियर वजीर होगा, एक बीएलए चला रहा है, एक सीनियर वजीर होगा, एक बीआरए चला रहा है, एक सीनियर वजीर होगा, एक बीएलएफ चला रहा है। तो मजाक नहीं है ये, यानी हमें पैसा चाहिए वो हमारी एजेंसी दे या रॉ दे, हमें इक़्तिदार चाहिए हमारी रियासत दे या इंडिया दे। तो इन लोगों से ये कौम आज़ादी चाहती है। इस कौम के यंगस्टर्स चाहते हैं कि वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, पाकिस्तान की बागडोर संभालें। पाकिस्तान को, आपका बलूचिस्तान 47% ऑफ पाकिस्तान है। बारकान का बंदा जो डेरा गाजी खान के बॉर्डर पे रहता है, रखनी का बंदा, कोलू का बंदा अपना कोयटा में मसला लेके जाएगा, उसे 12 घंटे लगेंगे एक साइड के, 2 दिन में उसका आना जाना होगा। और उसको अगर किसी बड़े साहब से मिलना है तो पहले उसके मुंशियों को वो 2-4 लाख खिला के वहाँ पहुँचेगा, और उसके बाद वो बड़ा साहब भी बोलेगा कि जनाब आज मैं मसरूफ़ हूँ, कल आना। वो 2-3 दिन काट स्टे करेगा। मेरे अटक ज़िले का बंदा 8 घंटे का सफ़र तय करके लाहौर जाएगा अपना मसला लेके। आम बंदा तो दूर की बात, हमारे पंजाब के इलेक्टेड MNAs MPs भी
अगर मैडम चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को नून का अपना इलेक्टेड MNA MP अभी मिलना चाहे तो उनको मिलने के लिए पता नहीं 2-2 3-3 हफ्ते लगते हैं, और जब ये इनके साहबजादगान भी उन्हें मिलते हैं तो 2 उंगलियों से सलाम करते हैं और उठना गवारा नहीं करते। अपने इलेक्टेड ख़ानदानी लोग जो अपने अवाम का वोट लेके आते हैं, फॉर्म 47 पे नहीं आते, उनको उठ के मिलना गवारा नहीं करते। तो ये बाप की जागीर समझी हुई है पाकिस्तान सारे लोगों ने। ये जो कहते हैं ना, जो मैंने नारा लगाया था कि जी बाप का सिंध नहीं है, पीपल्स पार्टी के बाप का नहीं है, सिंध सिंधियों का है, सिंध वहाँ के रहने वाले लोगों का है। अब एक्सप्लॉइट क्या किया पीपल्स पार्टी ने? एक्सप्लॉइट सर ये किया, तकरीर वहाँ पर हुई, नंबर 1 ये कि जनाब MQM वालों, तुम लोगों ने इक़्तिदार लिया और इक़्तिदार पीपल्स पार्टी की गोद में जाके रख लिया उनके हक़ में वोट देके। कराची का महाजिर तुम्हें मुस्तरद करता है, मुस्तरद करता है, मुस्तरद करता है। और उसी तकरीर में दूसरा जुमला क्या था कि ये जो पीपल्स पार्टी कहती है मरसू मरसू सिंध ना देसू, सिंध सिंधियों का है, पीपल्स पार्टी के बाप की जागीर नहीं। अब PP वालों ने क्या किया? इन्होंने ये 4-5 जुमलों में से 4 जुमले काट के 2 जुमले रख दिए। नंबर 1 पहला जुमला ये कि ये जो कहते हैं मरसू मरसू सिंध ना देसू, बस इतना, और अगला जुमला डाल दिया कि कराची का महाजिर तुम्हें मुस्तरद करता है। तो आम आवाम गालियां देने लगी कि आप क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, ये ऐसे एक्सप्लॉइटर्स हैं, इनको अपना इक़्तिदार चाहिए, मुल्क जाए भाड़ में, मुल्क टूटता है, मुल्क के टुकड़े होते हैं, डजंट मैटर, पहले तोड़ दिया। तो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के यंगस्टर्स चाहते हैं कि हम इन चंद ख़ानदानों से आज़ादी लें, पाकिस्तान पर मुहिब वतन पाकिस्तानियों का राज हो, पाकिस्तान के यंगस्टर्स, पाकिस्तान का टैलेंट आपकी मेरी उम्र का दुबई में, यूरोप में पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहा है, बिल्कुल, जिसे इस मुल्क के पार्लिमान में होना चाहिए था। और वो लोग जो अंडर मैट्रिक फेल लोग जो इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं जाली डिग्रियों के साथ, वो उन्हें कहीं और होना चाहिए था। बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह आप भी कह रहे हैं और आपकी बातों से भी लग रहा है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं और ये मसले का हल भी बताया जा रहा है, क्या लगता है कि क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जितने भी हैं, 32 हैं, 18 हैं, 17 हैं, जितने भी हैं, अगर ये बन जाते हैं तो क्या सारे मसले हल हो जाएंगे? क्या यही एक मसला है? क्या इसी नहीं ये बात ये ना कि बहुत सारे, जिस तरह आपने भी कहा, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन फिर मिसाल देने वाले ये भी मिसाल देते हैं कि इंडिया का भी इतने बड़े बड़े सूबे हैं, जितने पाकिस्तान के 2 सूबे 3 सूबे मिला लें, इस तरह उनके बहुत सूबे हैं। तो मसला ये नहीं है कि सूबों का, मसला ये है कि इधर ओवरऑल ही पूरी कोलैप्स हुआ होगा, ये मसला है। तो क्या उससे हल हो जाएगा? ये दोनों मसले हैं। निज़ाम भी कोलैप्स हो चुका है और निज़ाम खुद चीख के कह रहा है मैं कोलैप्स हो चुका हूँ। यार पीछे क्या रहता है? बिल्कुल, जो निज़ाम है हाँ, वो खुद कह रहा है मैं कोलैप्स हो चुका हूँ। तो मुझे आपको तो बहस करने की जरूरत नहीं है, तो चैप्टर क्लोज हो गया। आगे आ जाए। और नून पीपी की तो उसकी मुखालफत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस निज़ाम को ये खुद लाए हैं। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता था। वो जो आपका स्टेट मिनिस्टर है उसको बिला मुकाबला आप लोगों ने मुंतखब किया है, सेंटर बनवाया है, PCB का चेयरमैन। किसके वोट से? पता नहीं, नून पीपी के वोट से। तो वो कह रहा है मैं कोलैप्स हो चुका हूं, तुम लोग कोलैप्स हो चुके, तो एडमिट द फैक्ट। वो आपकी काबीना का मेंबर है, प्राइम मिनिस्टर के बाद सीनियर मोस्ट वजीर है, प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा अथॉरिटी आजकल। तो आगे आ जाएं सूबों पे। पंजाब की एग्जांपल लेते हैं। पंजाब की आबादी है 13 करोड़ और 41 अजला हैं और 100 के करीब पंजाब में जो हैं वो आपकी तहसीलें हैं। 100 से ज़्यादा तहसीलें हैं पंजाब की। मुझे सिर्फ ये बता दें, आपकी आबाई तहसील कौन सी है? कोटा, ये कसूर। अब आप मुझे ये बता दें कि कसूर जैसी एक तहसील है, पंजाब में 120 के करीब तहसीलें हैं। बिल्कुल। मरियम बीबी 12-14 तहसीलों के अलावा इन 2.5 सालों में कितनी तहसीलों में गई होंगी? किस वहाँ तो ये साउथ पंजाब वाले तो रोते हैं इस बात को। आप समझ गए मेरी बात? ये 2.5 सालों में 12-14 तहसीलों में सिर्फ जा सकी। ये वो सीएम है जो कंपैरेटिवली सिंध से, KP से बहुत अच्छा काम कर रही है। साबिक सीएम से भी बताया जाता है। फिर आप आगे चले जाएं, आपका वही बात बलूचिस्तान की, 12-14 घंटे का सफर एक रास्ते से दूसरे रास्ते में आपने कोयटा जाने के लिए करना है। आपका मरीज गवादर से रेफर होता है कोयटा, रास्ते में जाते जाते फौत हो जाता है। आपका मरीज रेफर होता है बारकान से कोयटा, रास्ते में जाते जाते फौत हो जाता है। आपका मरीज, आप छोड़ें इस्लामाबाद से सबसे करीब तरीन ज़िला अटक, हमारे आप कानी रुकवान जैसे देहातों से अगर उठ के इधर आए ना, आपको 3 घंटे लगते हैं, मरीज रास्ते में फौत होगा। और आपका आने जाने का किराया 30-40 हज़ार होगा, गाड़ी बुक करानी होगी, पेट्रोल देना होगा, एक दिन आपको यहाँ स्टे करना पड़ेगा।
तो ये चीज़ें तभी बेहतर होंगी जब छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगी। और ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में। गवर्नर्स अपॉइंट किए गए थे, सूबे बनाए गए थे, ताकि चीज़ों को सही तरीके से कंट्रोल किया जाए। एक बंदा एक जगह पे बैठ के इतनी बड़ी सल्तनत नहीं संभाल सकता जब तक उसके नीचे डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ना बने हुए हो। यहाँ तो एक ही ख़ानदान है, मी एंड माई फैमिली है। वो आप चले जाएँ बलूचिस्तान की पश्तून बेल्ट में, वहाँ पर एक ही ख़ानदान है, गवर्नर भी उसके, 4 सिटिंग MNA MP है उसके। आप KPK में चले जाएँ, डेरा इस्माइल खान का एक ही ख़ानदान है मजहबी जमात का, वही पूरी जमात में भी है, वही पूरे KPK में, और ओवरऑल JUI की जितनी सीटें हैं सारी उन्हीं की हैं। अच्छा, आप उधर चले जाएँ, सिंध में चले जाएँ, तो इन लॉज तक सीटें बांटी हुई हैं। आप इधर आ जाएँ तो हर गरीब के नेफे में पिस्तौल चलेगा, लेकिन एक बड़े ख़ानदान के नवासे के नेफे में नहीं चलेगा। हालांकि उसने बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की जगह सही कराई। इसहाक डार की बात कर रहे हैं। बात अल्टीमेटली ये है कि चंद ख़ानदान आपके मुल्क पर काबिज़ हैं, और पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत है, इस्लामी फलाही रियासत है। ये जमहूरियत के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है कि आप नए लोगों को आने भी ना दें। आप नए लोग सर, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स भी जो बनेंगे उसमें तो अब देखें ना, कहीं पे कुरैशियों का है साउथ पंजाब में, कहीं वो जो सिंधी वडेरे हैं, कहीं कुछ है। ये तो मतलब कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स भी बनाएंगे तो वो जो पार्टी ऊपर बैठी है, मतलब जिस तरह PMLN है, पीपल्स पार्टी है, उन्हीं में उनके वडेरे बैठेंगे, जिस तरह आज वो वडेरा सिस्टम MP MLA। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, दिस इज एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी एंड दिस कैन नेवर एवर बी जस्टिफाइड कि नहीं जी ये सिस्टम फिर भी गारंटी है कि ठीक चलेगा। वंस फॉर ऑल इस कौम को ये कंसेंसस करना पड़ेगा, इस कौम को ये समझना पड़ेगा कि आपके बच्चों का अगर भूख प्यास अफलास से कोई कातिल है तो ये चंद जमातें हैं जिन्होंने कहा था कि कालाबाग में डैम बनाना है तो हमारी लाशों से गुजर के बनाओगे। 2-4 इस तरीके के लोगों की लाशों से गुजर जाया जाता वक्त पे, तो आज 2,500-3 हज़ार बच्चा हर साल लोड शेडिंग से ना मरता, गर्मी से। वक्त पर डैम्स बना लिए जाते। आज इंडिया के मरहूने मिन्नत ना होते कि जो 6 महीने हमारा पानी रोकेगा और किसान मजदूर हारी मरेगा और बाकी के 6 महीने इकट्ठा पानी भेजेगा, जो बच गया वो उसमें मरेगा। कब तक हम अपने सारी चीज़ों का कसूरवार भारत को ठहराएंगे? मोदी वहाँ पर मौजूद है तो मोदी के यार यहाँ पे मौजूद हैं जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं देख सकते। अब ये बातें खुल के करनी पड़ेंगी, गो के इसके बाद हमें जेलों का राह अपनानी पड़े, जो करना पड़े। हम ना सही हमारे आने वाली नस्लें एक खुददार खुद मुख्तार पाकिस्तान देखेंगी जिसके फैसले पाकिस्तान की पार्लिमान में, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में होंगे, जिसके फैसले वाशिंगटन DC में नहीं होंगे, जिसके इक़्तिदार की भीख मुल्क से बाहर जाके कोई नहीं मांगा करेगा, जिस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के बच्चे, बीवी और बाकी जायदादें मुल्क से बाहर नहीं होंगे, उनके कारोबार मुल्क से बाहर नहीं होंगे, वो चेकअप कराने मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, यकसा तालीमी निज़ाम होगा, उनके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ेंगे, ऐसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ होंगे। आई हैव बीन टू मलेशिया और मैंने देख के हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये किस तरह बनाया? कहते तुम्हारे अयूब साहब का 5 साल मंसूबे जो थे ना, तुम लोगों ने लिखे थे, हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। और तुम्हें पता है हमारे जो दातू और हमारे बड़े वज़रा हैं उनके बच्चे लाहौर और कराची पढ़ने आया करते थे। बिल्कुल, आज तुम्हारे वजीरों के बच्चे वहाँ पढ़ने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि you people are not, आपके लोग सिंसियर नहीं है पाकिस्तान के साथ, अपने इक़्तिदार के लिए सिंसियर है, अपने इक़्तिदार के लिए ये अमेरिका से भीख मांगे, जिस मर्जी से भीख मांगे, ये आवाम से भीख मांगना शुरू करें। वैसे शहीर भाई एक आपसे सवाल है कि दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसमें इस तरह ख़ानदान राज कर रहे हों? सिर्फ जिस तरह दुनिया के कई मुल्कों में, सारा अरब ममालिक इसी तरीके से। तो ये फिर मैं आपको अर्ज करूं, ये बादशाहत का मॉडल, क्योंकि अब देखिए ना एक जिद्दत आ गई है, उस जिद्दत के साथ पाकिस्तान की बदकिस्मती ना हम चलो ना हम डेमोक्रेट से रहे ना प्रेसिडेंट, हम क्या हैं इस टाइप? हमारा मॉडल क्या है? लिबादे में बादशाहत का निज़ाम राइज है पाकिस्तान में, और अनफॉर्चुनेटली हमारा ये ख़ानदान जब अज़ालम सीख करने जाते हैं मुल्क से बाहर, या बरतानिया जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, तो वहाँ मलका बरतानिया की तस्वीर हर पब बार में देखते हैं, और यहाँ पर शाह साहिबान की तस्वीरें हर जगह पर, ये सऊदिया में देखते हैं कि किसी की दुकान है, किसी ने रेडी लगाई है, पीछे वो 3 तस्वीरें लगना ज़रूरी हैं, प्रिंस की, क्राउन प्रिंस की, समझ रहे आप? बिल्कुल। तो इन्होंने जनाब देखा जी, सुथरा पंजाब तस्वीर मंड दो, आटे का बोरा तस्वीर मंड दो, काम करो ना करो कचरा दानी तस्वीर मंड दो। भाई मेरे टैक्स का पैसा, उस पर मेरी तस्वीर लगनी चाहिए, तुम्हारी तस्वीर लगनी चाहिए। सर ये चीज़ें क्यों ये आवाम नहीं समझ रही?
तो ये इनकी ग्रूमिंग जिन माहौल में हुई है ना, वो माहौल पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल नहीं है। सर देखें, आपने एक पार्टी आपने एक सियासी पार्टी भी बनाई इसी मुल्क में, आप सियासत भी करना चाहते हैं, तो आपको तो पता है इस पाकिस्तान के सियासत का मॉडल, एक कुछ जगह पे आपके अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, वहाँ से आपको आशीर्वाद होना ज़रूरी है। उसके बाद जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर आपके जो खानवादे हैं बड़े बड़े, जिस तरह गिलानी, कुरैशीज़, इस तरह सोमरूज़, और सिंध में एक अलग वो उनका है, तो उनके साथ आपके ताल्लुकात होने चाहिए, फिर ही आप पावर में आएंगे। वैसे आप कैसे आएंगे? हमारा इज्जत एहतराम का रिश्ता सबके साथ है। हम जब मिलते हैं बड़ा इज्जत एहतराम से एक दूसरे को मिलते हैं, इख्तिलाफ राय अपनी जगह पे है। बात यह है कि ये निज़ाम चल नहीं सकता। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर इन्हीं खानवादों के साथ आएँ, हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आके आप 70-80 सालों में निसाब तालीम में कुछ बेहतर चेंजेस ना ला सकें, आप अगर कोई ऐसा हस्पताल ना बना सकें कि आपको फिर भी पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए जाना पड़े, आप ऐसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ना बना सकें कि आपके अपने बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाएं, आप इस पाकिस्तान को 80 सालों में, आपके साथ चीन आज़ाद हुआ, आपके साथ आपसे 25 साल बाद जाके बांग्लादेश ने आपसे आज़ादी ली, जिन्हें आप कहते थे 2 टके के नहीं है, आज 4 रुपये मिलाओ 1 टका बनता है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की बदहाली का जिम्मेदार भी तो यही लोग हैं ना। तो अल्टीमेटली हमें ये देखना होगा। और जहाँ तक बात है कि जी जो कुछ कुव्वतें हैं उनको भी समझ आना शुरू हो गई है, उन्हें भी अंदाज़ा हो गया, क्योंकि उन लोगों ने अगर 600 लोगों का कोर्स होता है ना, तो कम से कम 150-200 का अपने कोर्समेट्स के जनाजे अपने कंधों पे उठाए हैं। और वो कहते हैं, समझते हैं कि इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया किन लोगों ने, किन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, किन ख़ानदानों ने। तो हर बंदा इंटरनली तंग आया हुआ है, हर बंदा एग्जॉस्ट हो चुका है कि कब तक अपने बच्चे यतीम कराएंगे इन लोगों की गलत पॉलिसीज़ की बुनियाद पर, कब तक। अच्छा सर, ठीक है, आपने बताया कि जिस तरह ये ख़ानदान चंद एक जो मुल्क की जो सूरत हाल है वो इसके ज़िम्मेदार हैं, तो वैसे तो इन पार्टीज़ की अगर बात करें, पीपल्स पार्टी, PTI, PMLN, इन पार्टीज़ में आपको भी तो कुछ होंगे ना कि यार ये बेहतर लोग हैं, ये इन पार्टीज़ में इनको अगर ऊपर लाया जाता तो ये मियाँ नवाज शरीफ से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मरियम से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बिलावल से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, या इमरान खान से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वो आप क्या समझते हैं कि वो कौन लोग हैं? ख्वाजा साद रफ़ीक इन PMLN, बहुत प्यारे मोतदिल आदमी। एतजाज़ एहसन इन पीपल्स पार्टी, कमर ज़मान कायरा इन पीपल्स पार्टी, बहुत ही एतदाल पसंद, ऐसे लोग जिनकी इज़्ज़त सारे करते हैं। अली मोहम्मद ख़ान इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM में हैदर अब्बास रिजवी, बहुत कमाल का आदमी। और अगर कौम परस्त जमातों से मुझे हमेशा इख्तिलाफ़ रहा है, लेकिन अगर मुझे उनमें कोई बंदा पसंद है तो याज़ लतीफ़ पलेजो, बहुत ही वेल एजुकेटेड और डाउन टू अर्थ और वेल कंपोज्ड आदमी है। इख्तिलाफ़ राय अपनी जगह कई चीज़ों पे, लेकिन आई रिस्पेक्ट हिम, आई डू लिसन टू हिम। और ऐसे लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी यही है कि निज़ाम इन सब को खा चुका है। यही ख्वाजा साद रफ़ीक थे, यही आपकी तरह कोई एंकर पर्सन थे। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब के बाद मरीम नवाज़, छोटे मियाँ साहब के बाद हमज़ा शहबाज, वेयर डू यू स्टैंड? बिल्कुल, तो अभी इसका मुझे जवाब मेरे पास नहीं है। इसी बात से अभी मुझे याद आया कि हमज़ा शहबाज को भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के 6वें फ्लोर पे ले हैं। अनफॉर्चुनेट रियलिटी अगर ऐसा है तो। जी तो नाज़रीन, जिस तरह के शहीर हैदर सियालवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इस टाइम जो सूबों की बाज़गश्त है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं उस पे हमने गुफ्तगू की। उम्मीद है कि जो एक सियासी पार्टी के एक चेयरमैन भी हैं, सदर भी हैं, तो उन्होंने जो अपनी राय दी वो आपको पसंद भी आई होगी। फ़िलहाल के नाज़रीन, मोहम्मद क़ज़ाफ़ी को और शहीर हैदर सियालवी साहब को नया दौर से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।